आपको पता चलता है कि कुछ ठीक नहीं है, वो अपने हिसाब से अपना टाइम लेते हैं, वो अपने हिसाब से आपकी लिमिट्स भी क्रॉस कर देते हैं, वो अपने हिसाब से आपको गिल्टी भी फील कराना शुरू कर देते हैं। आपको मालूम पड़ता है कि नहीं, ये पैटर्न ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप बने रहते हैं उस रिलेशनशिप में, छोड़ नहीं पाते। जब भी आपके मन में ख्याल आता है तो मन से क्या आवाज़ आती है कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उन्हें छोड़ने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, ये तो बहुत सेल्फिश है। ये लॉयल्टी नहीं है, ये है टॉक्सिक लॉयल्टी। कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो दूसरों को गिल्ट के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, उनके मन में ग्लानि पैदा करके, ताकि उनके मन में अपराध बोध की भावना आ जाए। होगा ना कि वो आपको याद दिलाएंगे बार बार कि उन्होंने आपके ऊपर कितने फेवर्स किए हैं। वो बार बार आपको याद दिलाएंगे कि आपके लिए उन्होंने कितनी सेक्रीफाइसेस की हैं। वो आपको ये भी एहसास कराएंगे कि आप अब कितने अनग्रेटफुल हो गए हैं। तो आप क्या करते हैं? आप हाँ करते रहते हैं हर चीज़ में, चाहे आपका खुद का माइंड पूरी तरह एग्जॉस्ट हो। आप उन्हें हेल्प करते रहते हैं, चाहे आपकी अपनी लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही हो। आप हर तरह से एक डिसरिस्पेक्ट भी टॉलरेट करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एक टाइम पर सपोर्ट किया है। और सबसे वर्स्ट पार्ट पता है क्या है इस थॉट प्रोसेस का? कि हमारे मन में ना, हमारे अपने लिए, हमारी गुडनेस के लिए, हमारी अच्छाई के लिए ही ना डाउट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हमें लगने लग जाता है कि क्या मैं सेल्फिश हूँ, क्या मैं बहुत स्वार्थी हूँ, क्या मैं एरोगेंट हूँ, क्या मैं किसी के बारे में नहीं सोचता? जिन लोगों ने एक टाइम पर मेरी मदद की है, क्या मैं उन्हें भी भूल रहा हूँ? तो इस वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट दिस। मैं आपके साथ बात करता हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि किसी से कोई हेल्प रिसीव करने के बाद हमारा माइंड ट्रैप हो जाता है। कैसे कुछ लोग और क्यों कुछ लोग इमोशनल रीजंस की वजह से दूसरों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों ऐसा होता है कि चाहे मेरी एक बाउंड्री, एक इमोशनल बाउंड्री वैलिड हो, लेकिन फिर भी अगर मैं किसी को मना कर रहा हूँ तो मेरे अंदर से मुझे बुरा लग रहा है। और उसके बाद बात करेंगे कि कैसे आप इस जाल को तोड़ के इससे बाहर आ सकते हैं, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल करेक्शन सिस्टम। तो पहली चीज़ है कि हमारा माइंड इस तरह से वायर्ड होता है, हमारा ब्रेन, कि हम हमेशा जो भी फेवर्स हैं ना, उन्हें पे बैक करें। मतलब इसे कहते हैं रेसिप्रोसिटी, की जो हमारे साथ हुआ है वही चीज़ हम किसी को वापस दें। इसी पे सोसाइटी रन करती है, इसी पे रिलेशनशिप्स रन करती हैं। प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि जब ये जो रीपेमेंट वाला सिस्टम है ना, जब इसमें कोई लिमिट ही नहीं बचती, जब ये एंडलेस हो जाता है कि मुझे अब अनंत काल तक रीपेमेंट करते रहने हैं। किसी ने आपके लिए कोई सैक्रिफाइस कभी कर दिया है, आपके लिए कभी कोई स्टैंड ले लिया है, तो अब इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपकी इमोशनल ओनरशिप उनके पास शिफ्ट हो गई है, कि एक तरह से आप मानसिक रूप से उनके गुलाम हो गए हैं। ये वाला सिस्टम गलत है। और बहुत से लोग हैं दुनिया में जो इस तरह का फ़ायदा उठाते हैं हमारे साथ, जिन्हें पता है कि हम अंदर से इतने अच्छे हैं कि हम फटाफट ट्रैप हो जाएंगे। तो मन में एक ग्रैटिट्यूड की भावना होनी चाहिए, आभार की भावना, कि हाँ, जब मेरा वक्त ऐसा था तब मेरी मदद हुई, दैट्स गुड, दैट्स हेल्दी। लेकिन इमोशनल स्लेवरी की भावना जब आ जाती है ना, तो वो बहुत डैमेज करती है। टॉक्सिक लॉयल्टी में जो आपकी गुडनेस है ना, आपके अंदर की अच्छाई, उसी को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो गुड पीपल है ना, अच्छे लोग, वो गिल्ट के ज़रिए बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाते हैं। क्योंकि वो केयर करते हैं ना कि हमेशा जो कुछ भी मैं करूं सब कुछ बिल्कुल फेयर हो, सब कुछ बिल्कुल सही हो। क्योंकि वो केयर करते हैं ना कि मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करूं, मैं कभी किसी को हर्ट ना करूं, मेरा व्यवहार ऐसा कभी भी ना हो कि किसी को भी ऐसा लगे कि मैं सेल्फिश हूं। उन्हें ऐसा हमेशा लगता है, अच्छे लोगों को, कि जो भी दूसरे लोगों के इमोशंस हैं वो भी मेरी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जो मैनिपुलेटिव लोग हैं ना, वो आपके इस सिस्टम को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वो आपको याद दिला देंगे फटाफट कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है। वो फटाफट आप पे उंगली उठा देंगे कि आप बदल चुके हो, आप भूल गए हो सब कुछ, सारे फेवर्स। वो बोल देंगे आपसे कि उन्होंने आपसे ये वाली एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं की थी, अब आप तो अच्छे बच्चे हैं, आपके अंदर गिल्ट आ गया। एक हेल्दी रिलेशनशिप में वार्मथ होती है, सच्ची गर्माहट होती है रिश्ते की। और एहसान में क्या होता है? प्रेशर होता है। टॉक्सिक लॉयल्टी में क्या हो रहा है कि ये दोनों चीज़ें ना मिक्स हो गई हैं। आपको लगता है कि आप रिश्ता निभा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा है कि आप एक तरह से कोई लोन पे कर रहे हैं। ठीक है? तो आप लगातार देते रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके ऊपर एहसान हुआ है। आप लगातार एडजस्ट करते रहते हैं, आप लगातार टॉलरेट करते रहते हैं। आपकी फैमिली में हुआ होगा कोई रिलेटिव या कोई भी, कि कभी उन्होंने आपकी लाइफ में कुछ सपोर्ट किया होगा पैसे वैसे से। अब उनके पास इतना हक आ गया उनके हिसाब से कि वो आपकी लाइफ के हर मेजर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, चाहे आपकी शादी है, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे आपका करियर है, कुछ भी।
लॉयल्टी बहुत ब्यूटीफुल होती है जब ये सेल्फ रिस्पेक्ट में कोडेड हो, लेकिन वही लॉयल्टी ना बहुत टॉक्सिक हो सकती है जब इसकी जो कीमत है वो आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम बन जाए। जब आपको अपने पूरे के पूरे सिस्टम के साथ में धोखा करना पड़ जाए जानबूझ करके। टॉक्सिक लॉयल्टी में क्या होता है कि आप ना चुप रहेंगे जहाँ पर आपको बोलना भी चाहिए। टॉक्सिक लॉयल्टी में आप कई बार मजबूर हो जाएंगे कि आपको हाँ करनी पड़ेगी कि सामने वाला व्यक्ति ऑफेंडेड ना फील करे। एक और चीज़ होती है कि हमारा मन जो है ना, ये पास्ट को, मतलब कि भूतकाल में जो भी घटित घटनाएं हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा महत्व देता है। तो जो हमारी इमोशनल हिस्ट्री है वो बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट अदा करती है कि हम प्रेजेंट में किसी भी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, कैसे वहाँ पर डिसीजंस ले रहे हैं। तो हमारे को किसी ने मदद की थी जब हम बहुत यंग थे, या कि जब मैं बहुत हेल्पलेस था तब कोई मेरे लिए खड़ा हो गया था, या जब मेरा बहुत बुरा टाइम चल रहा था तब किसी ने मुझे सलाह दी थी, डायरेक्शन दिखाई थी, सपोर्ट दिया था। तो अब मेरे मन में आता है कि मैं कैसे उन्हें मना कर दूं। अब मेरे मन में ये आता है कि जो पास्ट है वो तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो इतना क्रूशियल टाइम था वहाँ पर जिसने मेरी हेल्प की थी। तो मैं अभी इस टाइम पर जब मेरी लाइफ में चीज़ें संतुलित हैं, बैलेंस्ड हैं, ठीक ठाक हैं, कैसे मना कर दूँ। कई बार टॉक्सिक लॉयल्टी की जो फीलिंग है ये इसलिए ऑपरेट कर पाती है क्योंकि हमारे खुद के अंदर डीप डाउन एक डर होता है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कि हमें छोड़ दिया जाएगा, हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर हमने अपना स्टैंड लिया। लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करेंगे, लोग हमें सेल्फिश कहेंगे, और हम अच्छे हैं। तो इसलिए हमें ये सब कुछ फिर इतना पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, हमें अपने अंदर से एंटीसिपेशन ही बहुत ज़्यादा डैमेजिंग लग रहा होता है। टॉक्सिक लॉयल्टी का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि जो लोग मैनिपुलेट कर रहे होते हैं ना आपको, वो कभी ये नहीं चाहते कि आप लाइफ में ग्रो करें। एक्चुअली ये एक अनकम्फर्टेबल लेकिन ट्रूथ है, क्योंकि ना उन्होंने आपकी जब मदद की थी उस टाइम पर तो आपके हालात कुछ और थे ना। तो वो हमेशा कंफर्टेबल किस चीज़ में होंगे कि जब आप थोड़ी उसी बेचारगी की हालत में रहो, ठीक है, जब आप डिपेंडेंट थे, या जब आप बहुत वीक थे, जब आप कंफ्यूज थे, जब आप बिल्कुल अकेले थे, हेल्पलेस थे। तो वो हमेशा चाहेंगे कि आप उसी जगह पर रहो, आपको हमेशा वो उस चीज़ की याद दिलाते रहेंगे, आपके अपने उस एग्जिस्टेंस की, आपकी अपनी उस आइडेंटिटी की। अब बात करना शुरू करता हूँ कि एक एक करके कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं ताकि आप इस ट्रैप से बिल्कुल ब्यूटीफुली, कंफर्टेबली और स्टेबिलिटी के साथ में बाहर आ सकें। तो आप क्या करिए कि अपने मन में ना ग्रैटिट्यूड को सेपरेट करिए ऑब्लिगेशन से। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आभारी होने की भावना। ये स्वस्थ होती है अपने आप में, ये वार्म होती है। हम जब ग्रैटिट्यूड फील करते हैं ना तो हमें अपने अंदर से अच्छा लग रहा होता है। और जो ऑब्लिगेशन की भावना है ना, वो एहसान की भावना है, वहाँ पर हमें हैवी लग रहा होता है। तो ग्रैटिट्यूड में जब हम होते हैं तो हमें यह लगता है कि हाँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा किया। जब हम ऑब्लिगेशन में, मतलब कि एहसान में होते हैं ना अंदर से, तो हमें लगता है कि नहीं, अब तो मुझे उनकी बात माननी ही है। जो भी वो कह रहे हैं, जो भी मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे वो करना ही करना है, नो सेकंड क्वेश्चंस। और आप क्या करिए कि जो भी आपको ये उनका फेवर, मतलब कि जो उनका जेस्चर है, ये आपको रिटर्न बैक करना है ना लाइफ में, इसकी आप प्लीज़ बाउंड्रीज निर्धारित कर लें कि आप क्या करेंगे। तो उसके बाद आपको लगेगा कि अब आप इक्वल टर्म्स पे आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फिनेंशियल हेल्प हुई है तो प्लीज़ पहले से डिसाइड कर लें कि आप उन्हें कितना पैसा देंगे। अगर किसी और तरह से आपका सपोर्ट हुआ है, आपकी हेल्प हुई है, तो आप डिसाइड कर लें कि आप क्या करेंगे। आप उनकी हेल्प को एक्नॉलेज करेंगे पब्लिकली, आप उनकी किसी भी नीड में खड़े होंगे 1 बार या 2 बार, जो भी आपको डिसाइड करना है आप डिसाइड कर लें एक बार ठंडे दिमाग से, सुलझे हुए तरीके से, और उस पर फिर बिल्कुल स्टक रहें। और आपको इमोशनल इनवॉइसिंग के लिए बहुत वॉचफुल रहना है कि आपके साथ ये तो नहीं हो रही। इसमें क्या होता है कि जब भी कभी आपके साथ उनका डिसएग्रीमेंट होगा, आपका अलग स्टैंड है, उनका अलग स्टैंड है, तो आपके डिसीजन को कंट्रोल करने के लिए, समझिएगा मेरी बात को, आपको मैनिपुलेशन में रखने के लिए ना वो क्या करेंगे कि जो भी पुराने फेवर्स हैं ना, उन्हें वो फटाफट डिस्कशन में अभी ले आएंगे, हॉट टॉपिक बना करके। आपसे बोलेंगे वो कि तुम सब भूल गए, उस टाइम पर तुम्हारी क्या हालत थी तुम्हें अभी याद भी नहीं है कि तुम कितने नीडी थे, कितने हेल्पलेस थे, कितने वीक थे। मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, तुम सब भूल गए। मैंने कितना सेक्रीफाइस किया था, मैंने स्टैंड लिया था। आपको एक तरह से सब कुछ वो याद इसलिए दिला रहे हैं ताकि आप दोबारा उनके कंट्रोल में आ जाएं। उनकी इस स्ट्रैटेजी को आप समझिए। वहाँ पर आप अपना इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल क्लैरिटी बिल्कुल भी लूज़ मत करिए। आप उनसे डायरेक्टली बोलिए, मैं बहुत वैल्यू करता हूँ जो भी आपने मेरे लिए किया था, लेकिन जब भी कभी हमारा डिसएग्रीमेंट होगा
इस तरह के डिस्कशन को वहाँ पर लाना अनफेयर है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपने ना बड़ी शांति से ना बिना अटैक किए जो उनका मैनिपुलेटिव बिहेवियर है उसे आपने एक्सपोज कर दिया। आपने उन्हें ये जता दिया कि आपको एहसास है कि क्या हो रहा है, और आपको क्या करना है कि आपको एक प्रेजेंट बिहेवियर का फ़िल्टर बनाना है कि मतलब वर्तमान में उनका व्यवहार मेरे लिए कैसा है। सिर्फ जो पास्ट में हुआ है उस बेसिस पर आप रिलेशनशिप को हमेशा अपनी आगे संचालित कर पाएंगे, इस माइंडसेट से अपने आप को हटाइए। तो आप ये देखिए कि वर्तमान में वो आपको कैसा ट्रीटमेंट देते हैं, वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्या वो आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, क्या वो आपके साथ रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या वो आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, क्या आपके साथ हेल्दी डिस्कशंस होते हैं उनके, क्या आपकी ग्रोथ से, आपके डिसीजन से उन्हें फ़र्क पड़ता है। तो अगर ऐसा नहीं है ना, तो आप ना पुरानी जो रिलेशन थी उसे रेस्पेक्ट करिए, लेकिन आप प्रेजेंट जो वास्तविकता है उसे भी फिर इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए। मतलब हम ना हमेशा अपनी पुरानी मेमोरीज़ के साथ में बहुत कनेक्टेड होते हैं, हमें लगता है हमारी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। नॉस्टैल्जिया कितना स्ट्रॉन्ग होता है ना, पुरानी बातें, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे उसी ट्रैप से बाहर आना है कि आपको उन पुरानी लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ में फंस करके प्रेजेंट में गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं। अगली चीज़ है कि आपको अपनी अच्छाई हमेशा प्रूव करते रहने की ज़रूरत नहीं है। उस वाले माइंडसेट से अपने आप को बाहर निकालिए कि आपको हमेशा ये शो करते रहना है कि आप केयर करते हैं, आप लव करते हैं और आप सेल्फिश नहीं हैं, और आप जो हैं वो उनकी इमोशनल बहुत कदर करते हैं, इमोशनली बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं उन्हें, क्योंकि आप तो ये सब कुछ अच्छाई में कर रहे हैं। लेकिन आपका जो ये सोचने का, ऑपरेट करने का तरीका है ना, बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें पता है कि आप इस तरीके के वश में हैं, और फिर इस चीज़ को वो इस्तेमाल करते हैं आपके खिलाफ। कैसे? आप उनकी लाइफ में जो कुछ भी घटित होता है हर जगह उन्हें सपोर्ट करते हैं, एक जगह पर आप नहीं जा पाए, अब आपको वो उस घटना को लेकर के इतना याद दिलाएंगे ना कि आपको ये लगेगा कि मैंने तो कभी इनके लिए कुछ किया ही नहीं। अंदर से कितना बुरा लगता है। तो पता है, अच्छे लोगों को ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अच्छे लोग थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव होते हैं अपने अंदर, अपनी इमेज को लेकर के, क्योंकि उन्हें पता है ना कि उनकी इमेज अच्छी है, वो अच्छे इंसान है। तो अपनी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए वो सब कुछ सह के भी हमेशा अच्छा व्यवहार ही करते रहते हैं। अगला पॉइंट है कि आपको ना किसी भी चीज़ में हाँ करने के पहले एक कॉस्ट चेक ज़रूर करना चाहिए कि जो आप ये हाँ करने जा रहे हैं तो इसके बाद आपको क्या क्या देना है, कितना देना है। मतलब कि क्या आपकी पीस ख़त्म होगी, कि आपको ओवर वर्क करना पड़ेगा, आपकी स्लीप, आपकी हेल्थ, आपका फोकस, आपकी करंट प्रायोरिटीज़, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका फैमिली टाइम, आपकी अपॉर्चुनिटीज़। तो इन सब चीज़ों को आप एसेस करें, उसके बाद ठीक से एवेल्युएट करने के बाद ही आप हाँ करें। अगर हाँ करने के लायक वो चीज़ नहीं है ना, तो प्लीज़ वहाँ पर अपने आप को अंदर से पुष्ट महसूस ना करें हाँ करने के लिए। और आपको क्या करना है कि जो आपके मन में आता है ना कि मैं इंस्टेंटली हाँ कर दूँ तुरंत, इस पैटर्न को तोड़िए। आप पॉज लेना सीखिए, रुकिए उस जगह पर। टॉक्सिक लॉयल्टी पता है कैसे ऑपरेट करती है? स्पीड पर। किसी ने, जिसने हम पर फेवर किया था, आज हमसे कुछ कहा, हमें लगता है अगर हमने तुरंत स्पीड से हाँ नहीं कर दिया ना तो हम तो फिर गलत कर रहे हैं उनके साथ में, तो हम एक अच्छे इंसान नहीं है, मन में गिल्ट आना शुरू हो जाता है। बट ये सोचने का तरीका हेल्दी नहीं है, क्योंकि स्पीड के चक्कर में ना आप कई बार इवैल्यूएट ही नहीं करते कि आप किस चीज़ के लिए हाँ कर रहे हैं, आपको उसमें कितना कुछ करना पड़ेगा। तो अगर कोई आपको कुछ ऐसी बात कह रहा है ना, तो वहाँ पर आप किसी भी तरह से ना, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, पॉज करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं सोच के बताता हूँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी तो मैं शायद कमिट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं एक बार देखता हूँ कि किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में। कुछ भी ऐसा करके आपने टाइम निकालना है। और आप क्या करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि लिमिटेड हेल्प कैसे देते हैं वो भी लर्न करिए, वो भी समझिए आप। हमारे पास ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही चॉइसेस होती हैं कि या तो पूरी तरह से उनकी सारी मांगे हम मान लेंगे या पूरी तरह से हम उन्हें रिफ्यूज़ कर देंगे। एक मिडल रास्ता भी होता है जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि मदद तो करना, लेकिन उतनी करना कि जितनी आपकी गुंजाइश में है। तो आप उन्हें कह सकते हैं कि मैं अपने दिन में ना 1 घंटा दे सकता हूँ आपके काम के लिए। अगर वो आपसे 4-5 घंटे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको इसमें ये बात बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वो चाह रहे हैं कि आप ही उनका काम कर दें, तो आप कह सकते हैं कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कैसे करना है, लेकिन मैं खुद नहीं कर सकता। अगर वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी की उनकी रिक्वायरमेंट है, तो आप कह सकते हैं कि मैं इसमें इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ,
मैं पूरा का पूरा सम नहीं दे सकता। लिमिटेड हेल्प भी अपने आप में ना अप्रिशिएट होनी चाहिए। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में उन रिलेशनशिप्स को पहचानिए जहाँ पर अगर आपने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया ना, तो फिर आपके साथ बुरा बर्ताव होता है, फिर आपको एक तरह से रिडिक्यूल किया जाता है, आपके ऊपर सरकास्टिक रिमार्क्स मारे जाते हैं, आपकी इंसल्ट की जाती है, पुरानी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के आपको दिखाया जाता है। ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी कमियां निकाली जाती हैं, बहुत ड्रामा क्रिएट किया जाता है। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इन रिलेशनशिप्स को पहचानना है जहाँ पर सिर्फ किसी चीज़ के लिए मना करने पर इतना कुछ हो गया। और जो लोग भी आपको पनिश करते हैं ना आपके नो करने की वजह से, इसका मतलब प्लीज़ मान लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं आपकी हर बार हाँ करने की टेंडेंसी से। और आपको क्या करना है कि आपको अपने अंदर एक इंटरनल लॉयल्टी हायरार्की क्रिएट करनी है। ये बहुत डीप स्टेप है, मैं समझाता हूँ आपको कि आपके सबसे पहले जो लॉयल्टी है ना, वो अपने अंदर के वैल्यू सिस्टम के लिए होनी चाहिए कि एज अ पर्सन डीपली आपका किस में बिलीफ है, लाइफ का पर्पस क्या है, आपके लिए सही वैल्यूज़ क्या हैं, तो आपको उन्हें कभी नहीं छोड़ना। फिर आपकी लॉयल्टी अपनी हेल्थ के लिए होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी लॉयल्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए होनी चाहिए, अपने एक्शंस के लिए होनी चाहिए। उसके बाद आपकी लॉयल्टी अपनी फैमिली के लिए होनी चाहिए, अपनी रिलेशनशिप्स के लिए होनी चाहिए, फिर अपने फ्रेंड्स के लिए होनी चाहिए, उसके बाद समाज के लिए होनी चाहिए। जब हम इस लॉयल्टी के सिस्टम को रिवर्स कर देंगे ना, तो टोटल केओस है। फिर उसके बाद आप जिस तरह से बातचीत करते हैं ना, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि आप जो भी बातचीत करते हैं ना उनके साथ में, उसमें रिस्पेक्ट तो हो ही, साथ में उसमें फर्मनेस भी हो। मतलब कि एक जो आपके अंदर से स्ट्रेंथ आ रही है ना, जो आप कह रहे हैं उन विचारों में, वो पूरी तरह से आगे पास ऑन हो। कहीं से भी आप वीक ना लगें, कहीं से भी आप कमज़ोर ना लगें, कहीं से भी आप अनडिसाइडेड ना लगें, कंफ्यूज ना लगें। आप कह सकते हैं कि आई रियली रिस्पेक्ट यू, लेकिन मैं इस वाले पैटर्न को कंटिन्यू नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जो आपने मेरे लिए किया है, लेकिन अभी जिस चीज़ की आप मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं ये मेरे लिए संभव नहीं है। ये वाली चीज़ कैसे काम करती है कि जब आपकी लैंग्वेज में एक फर्मनेस है ना, एक दृढ़ता है ना, तो इससे कहीं ना कहीं जो उनके अंदर की टेंडेंसी है ना कि आपको नेगोशिएट कर लेंगे, आपको मैनिपुलेट कर लेंगे, उस वाले विचार में उनके थोड़ी सी कमज़ोरी आएगी। क्योंकि दिखाई पड़ रहा है कि आप जो कह रहे हैं ना उसमें बहुत कन्विक्शन है, और चूंकि आप बात को ना रेस्पेक्टफुली भी कह रहे हैं तो आप पर उंगली भी यहाँ पर नहीं उठाई जा सकती। हम में से कई लोग, पता है, इसीलिए हमेशा ओवर गिविंग करते रहते हैं, क्योंकि मन में डर रहता है कि वरना ना ये लोग मुझे छोड़ देंगे, मेरी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। कई बार लोगों का, दोस्तों का भी ग्रुप होता है कि जहाँ पर एक ही व्यक्ति होता है जो पैसे भी खर्च कर रहा होता है, जो हर तरह से सारे कंफर्ट्स भी अरेंज कर रहा होता है, क्योंकि उसे ये डर होता है अंदर से कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा ना तो इन्हें तो कोई और मिल जाएगा, लेकिन मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने आप को इस डिपेंडेंट फीलिंग के लूप से बाहर करिए। प्लीज़ इस पिंजरे से बाहर निकलिए, दुनिया में थोड़ा आज़ाद होने की कोशिश करिए, अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा फ्री रहने दीजिए। टॉक्सिक लॉयल्टी में ना अंदर से एक डर होता है हमेशा कि मैं अगर अपने पैटर्न को चेंज करूँगा, अगर मैं अपना बिहेवियर बदलूँगा तो कहीं सामने से ना कोई एक बड़ा रिएक्शन ना आ जाए, कोई इमोशनल ड्रामा ना क्रिएट हो जाए। कौन चाहता है इमोशनल ड्रामा में पार्टिसिपेट करना? तो आपको ना यहाँ पर एक डिस्टेंसिंग की आर्ट भी आनी चाहिए कि कैसे किसी को धीरे धीरे से कट ऑफ किया जाता है। मैसेज आते हैं, रिप्लाई आराम से करिए, जल्दी मत करिए, टाइम पे मत करिए, अपने आप को ओवर एक्सप्लेन मत करिए, हमेशा उनके लिए अवेलेबल मत रहिए फिजिकली, मतलब कि उनसे जो आपका एक मिलना जुलना है ना वो भी थोड़ा सा कम करिए। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शेयर मत करिए। जो भी कन्वर्सेशन है, बातचीत है, उसे बिल्कुल टू द पॉइंट रखिए। कोशिश करिए कि वो थोड़ा सा सुपरफिशियल ही रहे, मतलब जो एक गहरी बातें होती हैं, डीप इमोशनल डिबेट्स, वहाँ पर मत जाइए। कई बार उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आपको उनके अंदर कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। और आप क्या करिए कि आप ना इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि जब आप किसी के कहे अनुसार काम कर रहे हैं ना, जो उन्होंने आप पे फेवर किया था, उसके बाद आपके अपने मन में आपको कैसा लग रहा है। अगर आपके अंदर एक गुस्से वाली फीलिंग आ रही है, अगर आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग आ रही है, अनसेटिस्फाइड वाली आ रही है, रिजेंटमेंट पैदा हो रहा है अंदर से, तो इसका मतलब कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहे हैं अंदर से, और आपके इंटरनल सिस्टम को पता है कि ऐसा हो रहा है, और वो सिस्टम आपसे नाखुश है। तो अब तो आप समझ ही गए हैं कि जो वास्तविकता में लॉयल्टी है उसका मतलब क्या है। वो ब्लाइंड एग्रीमेंट नहीं है, वो एंडलेस सैक्रिफाइस नहीं है कि हमेशा आप जो हैं वो कुछ ना कुछ त्याग करते रहेंगे उनके लिए। अपनी वैल्यू सिस्टम के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना तो बिल्कुल भी नहीं है रियल लॉयल्टी।
अगर आपको ऐसा करना पड़ रहा है ना, अगर अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था बट करूँगा क्योंकि इनको ऐसी डिमांड है, तो फिर आपको नहीं करना है, क्योंकि फिर आप टॉक्सिक लॉयल्टी की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लॉयल्टी को जब आप समझ चुके हैं तो अब आप उन्हीं रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करें और आगे भी इसी तरह के रिलेशनशिप्स बिल्ड करें जहाँ पर कि लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आप अपने आप को अपने रियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, जहाँ पर ट्रुथ की वैल्यू हो, जहाँ पे लव हो, जहाँ पे केयर हो, जहाँ पर आपकी सेल्फ एस्टीम की वैल्यू हो, जहाँ पर आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट हो, जहाँ पर एज अ पर्सन आपको अप्रिशिएट किया जाता हो। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है, अगर आप टॉपिक को समझ पाएँ, मेरे साथ कनेक्ट भी कर पाएँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।